जो हमारे मतलब जैसे राशि हमने सीखी है ना 1 टू 12 तक, तो उन सब राशियों का एक तत्व होता है। अ, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, ठीक है? ये सारे उनके तत्व होते हैं, आकाश तत्व। तो ये हर राशि का अलग है, ओके? तो हम इसको थोड़ा-सा पढ़ते हैं, ये क्या होता है? पहला होता है 159 यानी एरीज़, लियो और सैजिटेरियस जो आता है वो अग्नि तत्व आता है। तो एरीज़ यानी एरीज़ वालों में होता है ना गुस्सा थोड़ा-सा तेज़ होता है। मंगल की राशि भी है वो, तो गुस्सा थोड़ा-सा तेज़ होता है। 5 नंबर सूर्य की राशि है, तो गुस्सा उनमें भी होता है। 9 नंबर जो है धनु की राशि, धनु को अगर आप देखो हाफ एनिमल, हाफ ह्यूमन बीइंग जैसा होता है। तो इनका पेशेंस लेवल अच्छा होता है अनटिल एंड अनटिल कोई इसको टेस्ट ना करे, वरना ये बहुत थोड़ा-सा वायलेंट भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है? फिर उसके बाद जो आती है हमारी 2, 6 और 10। 2 यानी आ गया हमारा टॉरस। टॉरस की राशि क्या होती है? वृषभ राशि यानी जो बैल होता है, तो बैल में पेशेंस लेवल बहुत होता है। जो घूमता रहता है, कोलू का बैल जिसको हम बोलते भी हैं, वो घूमता रहता है ना, पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है इनका। सेकंड आता है 6 नंबर वर्गो, कन्या राशि को वैसे ही बोलते हैं कि इनमें पेशेंस लेवल अच्छा होता है। थर्ड आता है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न्स के अंदर भी पेशेंस लेवल अच्छा होता है, ये पृथ्वी तत्व में आते हैं। पृथ्वी तत्व में पेशेंस लेवल बहुत होता है क्योंकि हम जैसे ये हमारी धरती है, हम इस पे रहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी धरती मतलब है कि हमको सपोर्ट करती है, सेम तरीके से होता है उसमें भी, ओके। फिर आता है हमारा 3, 7, 11 ये होते हैं वायु तत्व। 3 यानी मिथुन राशि, बुध की राशि आती है ये वाली। 7 नंबर शुक्र की राशि आती है, ठीक है? और 11 नंबर ये शनि की राशि आती है। ये जो है ये आ गया आपके वायु तत्व में। चंचलता जो होती है ना, स्थिरता नहीं होती है इनमें, वो इनमें आती है, ठीक है? फिर हमारे पास आ गया जल तत्व 4, 8, 12 यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। ये हमारे जल तत्व है। इनमें इमोशनल जो क्वोशंट होता है वो सबका थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम होता है, बट हाँ, होता है इनमें, ठीक है? सबसे ज़्यादा जो आता है वो कर्क में आता है, वो बहुत पॉज़ेसिव होते हैं चीज़ों को लेकर, कर्क राशि वाले, ओके? अब एक आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। एक हमारा त्रिकोण होता है, जैसे हम एक कुंडली ओपन करते हैं, अब ये एक कुंडली है, ठीक है? अब इसमें हम त्रिकोण कई बार आप सुनोगे इस वर्ड को एस्ट्रोलॉजी में त्रिकोण और केंद्र। त्रिकोण क्या होता है? ये नंबर फर्स्ट हाउस हो गया हमारा, फिफ्थ हाउस हो गया हमारा और नाइन्थ हाउस हो गया, ठीक है? ये त्रिकोण आता है 159 जो ये हाउस है, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस, इसको बोलते हैं त्रिकोण, ओके? और जो हमारा अ, एक त्रिकोण हो गया और एक आता है हमारा केंद्र। केंद्र का कौन सा होता है? फर्स्ट हाउस अगेन, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और टेंथ हाउस। ये हमारा केंद्र हो जाता है। ये जो अंदर की तरफ जो 4 है, ये हमारा केंद्र हो जाता है, ओके? तो जब केंद्र में या त्रिकोण में कोई राशि अच्छी बैठी होती है, तो उसके हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। देखो ये लगन है, फर्स्ट हाउस हम है, मेरा लगन, ठीक है? फिफ्थ हाउस क्या होता है? जो मेरे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास हो, अच्छे हो, बुरे हो, वो यहाँ से कनेक्ट होते हैं फिफ्थ हाउस से, ठीक है? और मेरा नाइन्थ हाउस क्या होता है? मेरा धर्म, मेरा प्रेजेंट जो करंट है मेरी लाइफ वो कर्म, और जो मेरे पास्ट कर्मास है उनसे भी रिलेटेड आता है। तो त्रिकोण में सोचो अगर कोई बोले कि आपके त्रिकोण में, इसमें देखिए जैसे एग्जाम्पल में केंद्र में 9 नंबर राशि है,
और 12 नंबर राशि है, दोनों गुरु की राशि और गुरु अपने घर में 12वें भाव में बैठा हुआ है, वक्री है अभी गुरु वैसे। तो इसको बोलेंगे ये बहुत अच्छा है। अगर आपके 5th हाउस में कोई क्रूर ग्रह आ जाता है तो क्या होता है कि वो आपकी जो पास्ट लाइफ में जो नेगेटिव आपके कर्मास थे उनको आपके साथ लेके आता है करंट लाइफ में। तो कई बार क्या होता है कि हम कुंडली अच्छी होती है लोगों की, लेकिन जो हमारे कुछ कर्मास होते हैं जिनको हमको भुगतना है, उसके वजह से हमारी स्ट्रगल्स होती है लाइफ में। ये हमारा धर्म है, ये हमारा लक हाउस है, 9th हाउस। ओके, अगर यहाँ पे कोई क्रूर प्लैनेट होता है, एग्जाम्पल राहु, कई लोग मानते हैं कि अगर राहु आपके 9th हाउस में है तो आपको स्ट्रगल्स बहुत होंगी लाइफ में, ऑब्स्टिकल्स होंगी और आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा ऐसे सोच के देखिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है? अगर आपको फर्स्ट आना है तो आपको कितने लोगों को पीछे छोड़ना होगा तब जाके आप फर्स्ट आओगे। तो अगर आप सोचो 5 लोगों के साथ हो, 4 लोग, 5वें आप ही हो, 4 लोगों को आपको पीछे छोड़ना है तो आपको कितनी मेहनत करनी होगी ना कि आपको आगे जाना है। सेम वेज राहु के साथ भी होता है। थोड़ा-सा डाइवर्सिफिकेशन होता है चीज़ों को लेके, क्योंकि वो धर्म का भी घर है, तो वहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट होता है धर्म में भी। जैसे अगर हम ट्रेडिशनली जो पूजा करते हैं, ये लोग ट्रेडिशनली नहीं करेंगे, बट करेंगे ये लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करते हैं बट ट्रेडिशंस नहीं फॉलो करते हैं। तो जो क्रूर ग्रह होता है वो आपको उतनी एनर्जी देता है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, आपको टॉप पे जाना है तो स्ट्रगल्स होती हैं लाइफ में। अगर जो आपका 9th हाउस में जो भी प्लैनेट है वो स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो वो आपको एक रॉकेट की तरह आगे ले जाता है। ओके, यहाँ तक समझ आया? यस मैडम। ओके, सो हमारा हमारा ट्राइन क्या हो गया? हमारा वो हो गया 1 5 9, ठीक है? और हमारा जो केंद्र हो गया हमारा 1 4 7 और 10। तो ये जो 1 4 7 10 होता है ना, ये एक तरफ से हमारे मूवेबल प्लैनेट्स में भी आ जाते हैं। जो ये 1 4 7 10 होते हैं, ये हमारे मूवेबल प्लैनेट्स में भी आते हैं। अब जैसे अब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल एक सोचो, किसी का कुंडली अगर आप देख रहे हो और आपको दिखा कि यहाँ पे फर्स्ट हाउस, फर्स्ट 5th और 9th हाउस आपने देखा, आपको दिखा कि यार कोई प्लैनेट, कई बार होता है प्लैनेट्स प्लेस नहीं होते हैं, सिर्फ नंबर्स होंगे वहां पे। जैसे यहाँ पे नंबर 8 लिखा हुआ है ना 9 नंबर में, ऐसे। और इसमें इसको भी अगर आप एक लगन चार्ट की तरह देखो D9 को, तो यहाँ पे देखो राहु बैठा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 7। राहु की कोई राशि नहीं होती है, केतु की कोई राशि नहीं होती है। तो जिस जिस नंबर पे ये बैठे हैं, अब ये नंबर 7 आ गया। नंबर 7 किसका आता है? शुक्र की राशि है ये। अब शुक्र कहाँ बैठा है वो देखोगे आप, तो शुक्र कहाँ बैठा है? यहाँ 12th हाउस में बैठा है। तो आप बोल सकते हो कि आपको जो बेनिफिट मिलेगा ना वो फॉरेन ट्रैवल या विदेश से मिलेगा, ऐसे आप उनको बोल सकते हो। जैसे आपका भाग्योदय वैसे होगा, क्योंकि कनेक्शन बनता है वहां पे, ठीक है? और दूसरा, सारे प्लैनेट्स जो हैं वक्री होते हैं एक टाइम पे आके, लेकिन सन और मून वो कभी वक्री नहीं होते। सन का जो ट्रांजिट होता है एवरी हाउस 12 घरों में, वो 2.25 दिन का ही होता है। तो 2.25 दिन, जैसे आज चंद्रमा 4 नंबर राशि में बैठा हुआ है, ठीक है? तो 2.25 दिन बाद ये यहाँ से हटके 6 नंबर में आ जाएगा। तो इसका मतलब चंद्रमा 2.25 दिन में अपना राशि बदल देता है। सन वक्री नहीं होता है। सन अपना राशि 30 डेज में बदलता है, 1 महीना। अभी सन बैठा हुआ, अभी सन है 5 नंबर राशि, मतलब अपनी राशि में है। 1 महीने बाद ये 6 नंबर में चला जाएगा। ओके, और जो राहु केतु हैं वो हमेशा वक्री ही रहते हैं। वो हमेशा वक्री रहते हैं। वो आप कभी भी किसी भी कुंडली में देखोगे ना, आपको वो आर या रेट्रो जो भी सिंबल होता है वो नजर आएगा। इस स्टार बना हुआ है, वो सिंबल नजर आता है कि ये अभी वक्री है। मतलब वो हमेशा वक्री रहते हैं, वो कभी सीधी चाल नहीं चलते। ओके, और उनका जो ट्रांजिट होता है या उनका जो एक घर में स्टे होता है, वो
सवा साल 18 मंथ्स तक होता है, ठीक है। फिर जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु का जो ट्रांजिट आता है वो गुरु वक्री होते हैं, मतलब वो वक्री का मतलब क्या होता है, अगर एक गाड़ी 80 की स्पीड पे चल रही है और एक गाड़ी 10-20 की स्पीड पे चल रही है, तो डिफरेंस क्या है कि जो 80 वाली है वो तो आगे जा रही है ना, जो 10 वाली है वो स्लो चल रही है, बस। ऐसा कुछ नहीं है कि वो उल्टा चल रहा है, बस वो स्पीड उसकी स्लो हो जाती है वहां पे, उसको बोलते हैं हम वक्री। अब जब दो सिचुएशन है, एक की जो ट्रांजिट हुआ उसमें वक्री हो रहा है ग्रह, ओके, तो जो भी हो, मतलब वो वक्री हो ना हो, उसका ट्रांजिट सवा साल का रहता है, गुरु का ट्रांजिट, ठीक है। शनि का सबसे ज्यादा साल का ट्रांजिट होता है, 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं, तो इसीलिए 7.5 ही बोलते हैं ना, ढाई ढाई ढाई, तो 7.5 होती है, तो 2.5 साल शनि एक राशि में रहते हैं, फिर वो दूसरी राशि में मूव करते हैं, ये उनका तरीका होता है। अब किसी का, जैसे अभी किसी का जन्म हुआ, यही एग्जाम्पल लेते हैं, अभी किसी का जन्म हुआ और जन्म के वक्त उसका जैसे गुरु वक्री दिख रहा है हमको, यहाँ पे स्टार बना हुआ है गुरु के साथ, या सैटर्न के साथ एक छोटा सा स्टार बना हुआ है, ये वक्री हो, है ना, ये दो वक्री है। इसका मतलब क्या होता है कि जो 11th हाउस है, सॉरी 12th हाउस है, जहाँ पे ये 11 नंबर लिखा हुआ है, और फर्स्ट हाउस, गुरु उसको दो घर का रिजल्ट देता है वक्री में। वक्री में गुरु जो है एक घर, जो भी प्लैनेट वक्री होता है वो एक घर पीछे का आपको रिजल्ट देता है। यहाँ पे शनि वक्री हो गया है 10 नंबर राशि में, तो 9 नंबर यानी कर्म स्थान जो हमारा 10th हाउस है उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। जब वक्री होता है कोई भी प्लैनेट, दो घर का रिजल्ट देता है, प्लस जो वक्री, अगर जैसे ट्रांजिट में कोई प्लैनेट अगर वक्री होता है तो वो रिपीट होती है कई बार चीजें, वो चीज आपके साथ रिपीट होगी दो दो बार, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो रिपीट हो जाता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, उनका कोई ऐसा नहीं होता कि वो अभी सीधा चलेंगे, वो वक्री ही चलते हैं, वो ऐसे ही चलते हैं, ठीक है। बाकी सब प्लैनेट्स वक्री होते हैं, सिवाय सन और मून के। सन और मून कभी वक्री नहीं होते हैं, वो अपना नॉर्मल ही रहते हैं, क्योंकि उनका ट्रांजिट ही नहीं है इतना ज्यादा, वो सिर्फ वन वन मंथ का होता है। सन 1 मंथ पे जाता है, मून 2.25 दिन में जाता है, तो उनका कोई वक्री नहीं होता है, वो अपना नॉर्मल चलते हैं। और एक चीज होता है, इसमें नहीं है, एक मिनट, हाँ ये देखिए, इस वाले चार्ट को अगर आप देखोगे, ये 12th हाउस को देखो आप लोग, इसमें राहु बैठा है, मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है, केतु बैठा है। तो इसमें राहु मंगल जो दो क्रूर ग्रह बैठे हुए हैं, एक किसी भी हाउस में, कोई भी आपका फर्स्ट हाउस हो सेकंड हाउस हो, 1 to 12 किसी भी हाउस में, जब एक से ज्यादा मतलब 2-3 जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं, तो उस घर का जो पावर होता है या उस घर का जो आपको बेनिफिट मिलना है उसमें आपको कमी हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 12th हाउस में इतने सारे बैठे हुए हैं, तो वेल्थ में कमी होगी, मतलब कमी होगी, वेल्थ ज्यादा एक्सपेंडिचर होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ये व्यय का घर है, मतलब हमारे खर्चे का घर है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, इसको खर्चा ज्यादा होगा इसका। और यहाँ पे इस वाले में चार्ट में देखो आप, यहाँ पे चंद्रमा के साथ कौन बैठा हुआ है, राहु बैठा हुआ है ना, राहु और चंद्रमा दोनों साथ में बैठे हुए हैं, इसको हम ग्रहण दोष बोलते हैं। राहु के साथ चाहे चंद्रमा बैठे चाहे सूर्य बैठे, वो ग्रहण दोष होता है, उसको ग्रहण दोष माना जाता है, ठीक है। वो अब इसमें क्या होता है, जैसे राहु और चंद्रमा एक साथ होते हैं तो इमोशनल इम्बैलेंस बोलो, डिप्रेसिव टेंडेंसी, ये सारी चीजें आती है आपके अंदर। मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, या मदर से आपकी बनती नहीं होगी, एट टाइम्स मदर ना भी हो, एक सिचुएशन है वो। और अगर सेम हम सन के साथ देखना शुरू करें,
तो सन के साथ किसके साथ आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी? फादर के साथ प्रॉब्लम्स होंगी, या फादर आप दोनों में अलगाव होगा, या वो आपके साथ नहीं रहते, या फिर है ही नहीं, ऐसे होगा। ठीक है, जो सरकारी काम होगी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन राहु और सूर्य का अगर डिस्टेंस होता है डिग्री वाइज, मैं वो बताऊंगी आपको, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लगती है, उन लोगों की गवर्नमेंट जॉब भी लगती है। हाँ, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम्स फादर से उनके थोड़े बहुत चलते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स। अब यहाँ पे सेम इसी में देखिए, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, वीनस है ना। अब वीनस के ये 4th हाउस है, 12 नंबर को आप देखो, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, ये एनी को मत अभी देखो, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है। 6th हाउस में भी कोई प्लैनेट नहीं है। ओके, तो ये इसको क्या हो गया, अकेला बैठा हुआ है ये, है ना। तो इसमें वो नेगेटिव नेगेटिव आती है, नेगेटिविटी आती है, यानी केम द्रुम दोष एक होता है, वो चंद्रमा पे भी लगता है। और कोई भी प्लैनेट जो अकेला बैठा हो, उसके अगल बगल कोई प्लैनेट ना हो, या उसके साथ कोई प्लैनेट ना हो, तो ये दोष बनता है। ठीक है, ये इसमें यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये नेगेटिव इफेक्ट्स दे देता है उसको। फिर जैसे हम अकेले बैठे हमको होता है ना, उदास हो जाते हैं हम लोग, यार कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, सेम वैसे ही इनके साथ भी होता है, और वो फिर आपको नेगेटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देते हैं। और एक एग्जाम्पल ढूंढ रही हूँ मैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैटर्न और सन एक साथ बैठे हुए हैं, है ना। तो सैटर्न और सन जो है वो फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा इसका, उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कौन सा घर है? इच्छा पूर्ति का घर है। तो अब जब मेरे को मेरी कोई इच्छा पूरी होनी होगी, तो उसमें ऑब्स्टिकल्स इसको मिलेंगे। कल हम बात कर रहे थे ना, 7th हाउस के आसपास जब नेगेटिव प्लैनेट्स हो या क्रूड प्लैनेट्स हो, तो इफेक्ट आता है मैरिड लाइफ पे। ये एग्जाम्पल देखिए, ये 3 नंबर राशि है, यहाँ पे कुछ नहीं है, है ना। ये बुध की राशि है। यहाँ पे सन और मार्स है, क्रूड प्लैनेट्स आ गए। यहाँ पे राहु आ गया, क्रूड प्लैनेट आ गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टरबेंस आएगी मैरिड लाइफ में। आसपास जब बैठते हैं तो वो नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि जब आप इसको काउंट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 7th हाउस का 12th हाउस हुआ। अगर मैं 7th हाउस को फर्स्ट काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्या हो गया, 12th हाउस हो गया उसका। तो ये हमको यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट देता है। अब आपको कोई पूछे कि मेरे दुश्मन, आपको चेक करना है कि मेरा कौन दुश्मन है, या कैसे होगा, दुश्मनी का क्या है, वो आप उसका 6th हाउस चेक कर सकते हो। अगर 6th हाउस में कोई भी क्रूर प्लैनेट होता है, वो आपको लड़ने की एनर्जी देता है। जो सौम्य प्लैनेट होगा, जैसे चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, तो ये आपको लड़ने की ताकत नहीं देते हैं। अगर सामने आपका दुश्मन है, तो आपको चाहिए ना हिम्मत की मैं लड़ सकूं। अगर वहां पे सन प्लेस्ड है, चंद्रमा सॉरी मून, मार्स प्लेस्ड है, राहु प्लेस्ड है, ये आपको लड़ने की ताकत देते हैं। आपके सामने कोई टिक नहीं सकता। सेम जगह पे अगर वहां पे केतु भी आ गया ना, केतु क्या करता है, आपके दुश्मन बढ़ा देता है। तो उसके, और केतु क्या है, एक इन मतलब अंदर है, आपके अंदर है वो चीज जो निकलती नहीं है बाहर, जो छिपी हुई है। तो जो आपके दुश्मन होंगे वो छिपे हुए हैं। तो जब आप अपना 6th हाउस किसी का भी चेक कर सकते हो कि इसको प्रॉब्लम्स किससे होंगी, या मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, या जो मतलब कैसे लोगों से इसकी प्रॉब्लम्स हो सकती है, वो आप 6th हाउस को देख के बता सकते हो उसको। 6th हाउस को देख के आप, जो आपके इन लॉज के घर में भी होते हैं लोग,
उसमें भी होता है कई बार कि कुछ लोग होते हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग साथ रहें या आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वो चीज़ भी आप 6th हाउस से देख सकते हो कि कौन है वो, मतलब इन-लॉज़ में पर्टिकुलर में कौन है। आप वो एक जो ग्रह वहाँ पे बैठा है उसका रिश्ता निकलता है। जैसे बुध बैठता है तो बहन, बुआ आती है ना? बहन, बुआ, बेटी आती है। मंगल बैठा है तो कौन आएगा? भाई, कल जो हमारे भाई आते हैं रिश्ते में वो आ गए, ठीक है? सन बैठा तो कौन आएगा? जो ससुर हो गए या इन-लॉज़ जो होते हैं आपके, मेल पे वो आते हैं। चंद्रमा होगा तो माँ आती है, या अगर माँ नहीं है तो जो माँ जैसी आपकी फैमिली में जो भी हो वो आ जाती है वहाँ पे, ठीक है? तो एक-एक उस पे कोई ना कोई आता है, आप उससे फिर पता कर सकते हैं कि कौन है। अब जैसे शनि आ गया एग्ज़ाम्पल, शनि क्या है? बुजुर्ग है। आप बोलोगे ना कोई बुजुर्ग है शायद आपके घर में जो आपको थोड़ा जिनके साथ ट्रबल्स चल रही होंगी घर में अभी, वो अपने आप ही आ जाएगा सामने, हाँ है, ये है वो हमारा, ठीक है? ये आपको 6th हाउस से आप देख के किसी को बता सकते हो ये चीज़। आप खुद का भी चेक कर सकते हो कि मेरे लिए क्या है लाइफ में प्रॉब्लम्स या ऑब्स्टेकल्स कौन क्रिएट कर रहा है कुछ? अगर है, तो आप खुद भी चेक कर सकते हो अपने अपने लिए। ये सारे चार्ट्स होते हैं D60 तक जैसे मैंने बताया था आपको। अब हम वापस लगन पे आते हैं। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी रिवाइज़ करवाती हूँ। लगन चार्ट ये होता है हमारा, हमारा लगन ये है मीन राशि, ठीक है? सॉरी मीन लगन है। अगर हमको राशि देखनी है तो जहाँ चंद्रमा होगा वहाँ हमारी राशि हुई, तो इसका राशि क्या हो गया? कर्क। अब चंद्रमा और शुक्र जो है फ्रेंड्स नहीं है, तो इसमें क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट रहता है एक, ओके? जब भी 2 से ज़्यादा ग्रह एक साथ एक घर में बैठ जाते हैं, कई बार होता है मेलेफिक और बेनेफिक, मतलब क्रूर ग्रह और सौम्य ग्रह दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, तब प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में। आती है, मतलब वो हो जाता है कि यार अब क्या करेंगे हम? दोनों बैठे हुए हैं हमारे, तो उनका जब ट्रांजिट होता है, जैसे उनकी दशा अंतरदशा में आपको उसका बेनिफिट या लॉस मिलता है, और फिर उसमें ये देखा जाता है कि वो डिग्री जो आती है एक, डिग्रीकली वो कितने पास और कितने दूर हैं एक दूसरे से। इसमें डिग्री नहीं आ रही है, इसमें डिग्री नहीं आती है। मैं 1 मिनट फ़ोन में ट्राई करती हूँ। फ़ोन में तो आती है, 1 मिनट कोशिश करती हूँ दिखाने की। हाँ, ओके, इसको दिखाएँगे कैसे? नहीं दिख रहा। आप आपके पास एस्ट्रो सेज है किसी के पास ऐप? आप में से किसी के पास एस्ट्रो सेज या कोई भी ऐप है? नो मैडम, नो। ओके, तो आप ये जी मैम ट्राई है। है, आपको उसमें डिग्री दिखाई देगी सुधीर जी। एक्चुअली फ़ोन की ब्राइटनेस है। हुँ। आपको नीचे अगर आप कोई भी कुंडली खोलेंगे, नीचे आपको डिग्रीज़ दिखती होंगी उसमें, जी मैम दिखती हैं। है ना? तो वो डिग्रीज़ जो जी, होती जी। हैं, वो अगर सोचिए 3-4 ग्रह जब एक साथ बैठे हैं, तो वो डिग्रीकली कितने क्लोज़ हैं एक-दूसरे से। जैसे दुश्मन और दोस्त एक साथ बैठे हैं, वो डिग्रीकली कितने क्लोज़ हैं, उससे आप जान सकते हैं कि किसका इफ़ेक्ट होगा, किसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। और ज़्यादातर सन के साथ बुध मतलब अस्त होता है, मोस्टली अस्त होता है, अगर क्योंकि सन और बुध एक साथ रहते हैं हमेशा। वो डिग्रीकली क्लोज़ भी आते हैं। शुक्र भी आस-पास ही रहता है सूर्य के, है ना? तो उससे आप देख सकते हो कि कितना बेनिफिट होगा या लॉस होगा वो चीज़। डिग्रीज़ आप चेक करना, एस्ट्रोसेज में या कोई भी ऐप हो उसमें डिग्रीज़ आती है। उसमें आप देख सकते हो ये चीज़।
कि उसका कैसे मतलब कितना पास है तो आपको कितना बेनिफिट देगा, कितना लॉस होगा, वो चीज। जैसे बुध और चंद्रमा दोनों एक साथ जब होते हैं और इनकी जो ट्रांजिट में या अंतरदशा महादशा जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे, अगर आप मैरिड हैं तो आपके घर में कलेश होते हैं, फीमेल्स में कलेश शुरू हो जाते हैं किसी न किसी बात को लेके, चाहे कितना भी अच्छा चल रहा हो, थोड़ा बहुत खिचपिच चलना शुरू हो जाता है इस चीज को। क्यों? क्योंकि हम चंद्रमा को बोलते हैं सास, और जो शुक्र है वो हो गई बहू। दो लोग हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वो थोड़ा सा किसी ना किसी चीज को लेके बातचीत आनी शुरू हो जाती है उन लोगों की। अभी तक कुछ डाउट है अभी तक जो हमने किया? नो मैडम। क्लियर और ऑल क्लियर? अभी तक कोई डाउट नहीं आया ना आप लोग को? मतलब नो मैडम, नो डाउट। नहीं है ना? इतना मतलब समझ आ गया है कि हम कैसे देखेंगे कुंडली। थोड़ा बहुत तो देख ही सकते हैं कि उच्च का है, नीच का है, ताकि आपको कोई ऐसे होता है ना कि। और हाँ, जब भी आप कोई स्टोन पहने, जैसे रेकमेंड करते हैं आप लोग को स्टोन, तो सबसे पहले अपना फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस को चेक करें, ठीक है, कि इसमें कौन बैठा हुआ है। फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और फर्स्ट हाउस का आप वो देखिए कि इनका क्या एक साथ तालमेल बैठता है, कॉम्बिनेशन बनता है कि मैं कोई स्टोन पहन सकूं। क्योंकि सोचिए, आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र है, सेकेंड हाउस में सॉरी फिफ्थ हाउस में आपके गुरु बैठे हुए हैं, और नाइन्थ हाउस में शनि बैठे हुए हैं, और आपको बोला गुरु का स्टोन पहनो या आपको शुक्र का स्टोन पहनना है, तो वहां पे वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इसलिए उस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि क्या ये तीन मेरे उसमें बैठते हैं कि हाँ मैं पहन सकूं। और 6, 8, 12 में कोई भी प्लैनेट का स्टोन कभी मत पहनो। और नीच का ग्रह, जैसे हमने सीखा है नीच का ग्रह, उसका भी स्टोन नहीं पहनना। वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देना शुरू कर देगा, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता। और जितनी शनि की राशि होती है, जैसे 10 और 11, इन लोगों को जो मोती पहनते हैं ना, एक जनरल होता है कि गुस्सा आ रहा है मोती पहन, ये एक कॉमन चीज होती है, उनको नहीं पहनाना चाहिए, वो उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देता है। तो हमेशा मतलब आप स्टोन की रेकमेंड करना है, ये स्टोन पहनना है, आपको खुद को भी पहनना है, तो बहुत ध्यान से 6, 8, 12 वाला बिल्कुल नहीं। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस कोई स्टोन नहीं पहनना। 6th हाउस हमारा रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है, वो एक्टिवेट करोगे आप। 8th हाउस हमारा मतलब हमारी उम्र का होता है, ऑकल्ट का भी होता है, वो नेचुरली एक्टिवेट कर लो। लेकिन ऐसे स्टोन पहन के उसका पावर को ज्यादा एक्टिवेट करेंगे, वो दिक्कत देगा हमको, ठीक है। 12th हाउस हमारा प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जैसे हॉस्पिटल हो गया, जेल हो गया, ये चीजों की यात्रा में शुरू हो जाता है, उसका भी स्टोन नहीं पहनना चाहिए। या तो आप केंद्र में से कोई घर लो, या तो आप ट्राइन, ये जो है 159 में से लो, उसका पहन सकते हो। लेकिन 6, 8, 12 है, या आपका जो लगन है, आपका लगन अगर नीच का है, तो उसका स्टोन भी नहीं पहनना चाहिए, वो आपको बीमारियां दे देता है। उसको स्ट्रॉन्ग आप दूसरे तरीके से करो, हर चीज में ये नहीं होता कि स्टोन ही पहनना है आपको। बहुत सारी रेमेडीज होती हैं जिससे आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बट स्टोन्स को कोशिश कीजिए कि ऐसे सिचुएशंस में अवॉइड करें। आप उसको अलग तरीके से, जैसे रेमेडीज कर लो कुछ और, उससे एक्टिवेट करो। ओके। ये कभी भी किसी अपने लिए भी ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही रैंडमली कोई चीज मत, कोई बोल दे कि आपका शनि स्ट्रांग नहीं है, और आप मतलब होता है ना कि हम चलो पहन लेते हैं स्टोन, नहीं, ऐसे मत पहनिएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और सबसे अच्छा आसान तरीका बताती हूँ, अपना हाथ लो ऐसे, उसको ऐसे करो, ऐसे करोगे ना, ये मैं ऐसे दिखा रही हूँ आपको, आप ऐसे करके check करना लेकिन, ठीक है। ये आपके ये है ना, ये पॉइंट्स, ये बुध है, ठीक है, ये सूर्य है, ये शनि है, ये गुरु है आपका, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे, आपका ये माउंट है ना, आपको कोई भी माउंट उठा हुआ दिखाई देगा, कोई भी हो सकता है वो माउंट, ऐसे करोगे तो
जैसे मेरा मैं अगर मैं ऐसे करूँगी मेरा गुरु उठा हुआ दिखेगा। अगर आप ऐसे करोगे आपका कोई माउंट उठा हुआ दिखेगा ज़रूर। तो जब आप अपनी कुंडली में भी उस चीज़ को चेक करोगे, तो आपको मिल जाएगा कि मेरा गुरु स्ट्रॉन्ग है या मेरा शनि स्ट्रॉन्ग है, मेरा सूर्य स्ट्रॉन्ग है, मेरा बुध स्ट्रॉन्ग है। ठीक है? आप अपने कुंडली तक भी मत जाओ, आप अपने हाथ पे देखो कौन-सा ग्रह मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन-सा ग्रह स्ट्रॉन्ग नहीं है, कि हाथ में ही पता चल जाता है। अब आप ऐसे जब आप ऐसे करोगे अपने हाथ को, ये आपके माउंट जो हुए हुए, ये एक पोर्शन देखो, ये किसका आता है हमारा और ये एक पोर्शन, हाँ, ये एक पोर्शन आता है, ठीक है? ये आ गया और ये एक आ गया। अब इसमें यहाँ क्या आया हमारा? ये हमारा शुक्र आया, ठीक है? अब आप जब ऐसे ऐसे रखोगे अपने हाथ को, आपने ये माउंट देखा मेरा कौन-सा ऊँचा है, कौन-सा नीचा है। अब जब आप ऐसे करोगे ना, तो ये पोर्शन आपका हाई होगा या ये पोर्शन हाई होगा आपका? तो मेरा शुक्र स्ट्रॉन्ग है, मेरा चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है। आपका हाथ ही आपको बता देगा। मतलब अब किसी को भी देखो, आपका हाथ बता देगा। आप किसी का हाथ टच करो, किसी का हाथ एकदम अ, हार्ड हाथ है, जैसे कि जो मज़दूर होते हैं, आप उनका हाथ ऐसे करोगे, आपको लगेगा यार इसका हाथ कितना टफ है। जब हैंडशेक करते हैं कई लोगों का हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उससे पता चलता है कि उसका शनि बहुत अच्छा मज़बूत है, उसको हार्ड वर्किंग होगा, शनि है उसका एक्टिव। अगर किसी का हाथ जैसे आपके चीक्स हैं, बहुत सॉफ्ट हैं, अगर आपके चीक्स जितने आपके हाथ सॉफ्ट हुए, वो बंदा इमोशनल होगा, ठीक है? वो बहुत इमोशनल होगा वो बंदा। तो वो लोग कई बार इमोशनल में गलत डिसीजंस में आ जाते हैं। अब जिसका हाथ सॉफ्ट है, चीक्स जितना नहीं, नॉर्मल सॉफ्ट है, उसका शुक्र एक्टिव है, शुक्र अच्छा है उसका। तो ये चीज़ें आप ऐसे ही सीख सकते हो, मतलब ऐसे भी देख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप कुंडली में जाओगे, तभी समझ आएगा। ये चीज़ें ऐसी नॉर्मल है। ये हाथ है मेरा, जैसे मेरी फिंगर्स बहुत फिंगर्स पतली लंबी है, आर्टिस्टिक हो गए, किसी की मोटी, 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 मोटी होती है। आर्टिस्टिक नहीं है वो बंदा, थोड़ा मेहनती है वो, आलसी भी होगा वो। ओके, ये थोड़ा-सा हुँ। एस्ट्रोलॉजी से अलग हो गया। ये मैंने थोड़ा पामिस्ट्री बताया आपको। ये जनरल है, अगर आप किसी का होता है ना, आप किसी से मिलो, कन्फ्यूजन है कि जैसे अब आप किसी से मिलो, आपको कोई काम करना है उसके साथ, तो आप उसकी कुंडली नहीं देख सकते उस टाइम पर, कि हाँ, आप अभी मुझे डिटेल्स दो, मैं कुंडली देखूँ फिर करूँ। नहीं हो सकता है ना? तो आप सिर्फ़ उसको हाथ को देखकर ही उसके साथ काम करोगे, नहीं करोगे, वो डिसाइड कर सकते हो। सिर्फ़ हाथ को देख, अब फेस को भी होता है, फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी हाथ को देखकर भी आप कर सकते हो कि मैं इसके साथ आगे मेरा काम चलेगा, नहीं चलेगा, कैसे चलेगा। कई लोगों के हाथ पे बहुत सारे कट्स होते हैं, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है, इसमें कट है, ये लाइन ऐसे जा रही है, इसमें कट है। बहुत कट्स, 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 कट्स आते हैं। बहुत लोगों देखना किसी का हाथ, कोशिश करो देखने की हाथ। जिनके कट्स जितने ज़्यादा होंगे, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा होंगी। जिसका ये ऐसे जाता है, ये एक स्ट्रेट और ये एक ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ये इमेजिनेशन है आपका। ये इमेजिनेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये ऐसे जाता है, कई लोगों का ये हार्ट लाइन के पैरेलल जाता है। लोग बहुत मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग। इस तरीके से आप उस तो आप फिर काम कर सकते हो, को मतलब देख सकते हो, धोखा-वोखा ना हो आप लोगों के साथ, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, टाइम खत्म होने वाला है। होप आज का सेशन अच्छा रहा हो। ये पामिस्ट्री वाले को प्लीज़ डिस्कस मत कर